चलो बेटा, हमने जैसे स्टार्ट किया था चैप्टर, दैट इज कैश फ्लो। yesterday lectures we did, ठीक है, yesterday lecture we did कि there are three type of activities in the cash flow. One is operating, one is investing, one is financing. ठीक है, हमने कल ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिस्कस की थी। ठीक है, द ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज दैट इन विच वी डू अवर ऑपरेशन। हमारे बिजनेस के कोर ऑपरेशंस क्या हैं, हम उनके अकॉर्डिंग क्या काम कर रहे हैं, हम बिजनेस में किस चीजों की गुड्स में सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, दैट इज रेफर्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, हर बिजनेस के ऑपरेशन अलग होते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल अलग होता है, किसी का बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, किसी का ट्रेडिंग का है, अकॉर्डिंग टू दैट। तो जो पर्सन जौन सी चीज का भी बिजनेस करता है, उसको बेच कर जो पैसे कमाता है, उसको हम ऑपरेटिंग में कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो दैट इज इंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। हियर वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ नॉन फाइनेंस। व्हाट इज नॉन फाइनेंस? दोस कंपनी विच डज नॉट डील इन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? इसको अंदर लगा टीवी। ठीक है, what do you mean by non-financial companies? The companies which deal in the manufacturing or trading, but doesn't deal in the money, like banks, NBFCs, ठीक है, like banks, NBFCs, all those things. ठीक है, now ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। Second comes investing. Investing refers to the amount which is being incurred for the buying and selling of fixed assets or investment in the business. लविश काम ठीक रखो अपना। ठीक है, तो आप इन्वेस्टिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हो? ठीक है, इन्वेस्टिंग में आप क्या एसेट्स खरीद रहे हो, इन्वेस्टिंग में आपके पास कितने लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। ठीक है, वो वट एवर अमाउंट वी पे फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स, जैसे बिल्डिंग खरीदना, लैंड खरीदना। प्रतीक एंड लवेश, लास्ट टाइम करो बेटा, कैम ठीक करो, डेली कहना नहीं पड़ना चाहिए, इट्स सर नॉट फोन राइट। चार्जिंग पे लगा है तो वहां से हटा नहीं सकता, तभी ऐसे लगा हुआ है। लवेश, फोन में यहाँ पे सर चार्जिंग वो नहीं है। दूर से टेक्स्ट नहीं दिखता, इसलिए वो पास करके देख रहा हूँ मैं। प्रतीक, बाकी सब बच्चे भी तो लगा रहे हैं जो घर बैठे हैं। ठीक है ना? हाँ, कोई बात नहीं, व्हेन यू आर लिसनिंग तब कर लो, उसके बाद आपको कर लेना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्स फाइनेंसिंग। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमारी बिजनेस की कैपेसिटी बिल्ड करती है। क्या बिल्ड करती है? कैपेसिटी, कि हम एसेट्स खरीदेंगे, उससे उतने उतने ज्यादा ऑपरेशंस हो पाएंगे। लेकिन जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं, दिस इज द मेन सोर्स ऑफ मनी फॉर द बिजनेस। फाइनेंस मीन्स हमें बिजनेस में पैसा कहाँ से आएगा, फाइनेंस मीन्स हमें बिजनेस के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए पैसे मिलेंगे कहाँ से। देखो, पहले बात करते हैं पैसे जब आएंगे, क्योंकि पैसे आएंगे बिजनेस में तो उससे एसेट्स खरीदे जाएंगे, पैसे आएंगे बिजनेस में तो उससे ऑपरेशंस किए जाएंगे, तो कैश इनफ्लो। ठीक है, रवजीत ये मैसेज किसको कर रहा है? तो बंद कर इसको, ये मैसेजिंग ना बीच में बंद कर दो बिल्कुल। ठीक है, सो जो वो हम सर क्या, ऐप खोल लिया है। हाँ बस बस मैंने देख रहा हूँ ना, मैंने बस कह दिया, कल भी देख रहा था मैं। चिरन, अपने काम पे ध्यान रखो। ठीक है, हाँ मैं देख रहा हूँ। हाँ हाँ, देखो, तो पैसे जब भी आएंगे बिजनेस में, देखो, अब यहाँ पे बात हो रही कंपनीज की। किसकी बात हो रही? कंपनीज की। कंपनीज में कैपिटल नहीं होता, कंपनीज में शेयर कैपिटल होता है। कंपनीज में कैपिटल नहीं होता, क्या होता है? शेयर कैपिटल। क्योंकि एक अकेला पर्सन या एक कुछ दो चार पांच लोग पैसे नहीं लगाते, देयर आर मेनी पीपल जो इकट्ठे होकर बिजनेस में पैसा लगाते हैं। तो जब भी शेयर इशू किए जाते हैं, उसको कहा जाता है इश्यू ऑफ शेयर्स। क्या कहा जाता है उसको? इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, इससे अगर हम बोरविंग करेंगे, क्या करेंगे? बोरविंग। तो बोरविंग के जो पैसे होते हैं, उसको अगर हम सिक्योरिटी की फॉर्म में इशू करते हैं, उसको डिबेंचर्स कहा जाता है। हमारी जो सेकंड बुक है, दैट इज रिगार्डिंग दीज टू चैप्टर्स, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो दो चैप्टर्स हमने यही पढ़ने हैं कि शेयर्स को इशू कैसे किया जाता है, उसके पैसे कैसे आते हैं, डिबेंचर्स को इशू कैसे किया जाता है, उनके पैसे कैसे आते हैं। दोज हु हैव डन शेयर कैपिटल, दोज नो दैट। ठीक है, थर्ड इज प्रोसीड्स ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होता है? जो पैसा हम लॉन्ग टर्म के लिए उधार लेते हैं, बैंक से बोरोइंग कर ली, किसी और से बोरोइंग कर ली। ठीक है ना? बेसिकली चाहे हम बोरो बैंक से करें, किसी फ्रेंड से करें, किसी अदर कंपनी से करें, किसी एनबीएफसी से करें, किसी फॉरेन इन्वेस्टर से करें, अल्टीमेटली वो पैसा रीपे करना है। तो पैसा दो तरह का ही होगा, एक बोरोड मनी, दैट इज अ डेट, एक ओन मनी, दैट इज कैपिटल। ठीक है, तो देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो किसी भी चीज से जब पैसा इंक्रीज हो, यानी पैसा बिजनेस में आए, उसको हम इनफ्लो मानेंगे।
ये जो 5th पॉइंट है बेटा, इसको स्टार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नया पॉइंट है। नया पॉइंट इन द ऐसे है, दिस पॉइंट हैव बीन चेंजिंग इन द कैश फ्लो इन द लास्ट 10 years। देखो बेटा, एक होता है बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश एट बैंक, ठीक है। कैश एट बैंक को वैसे हम कैश इक्विवेलेंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट का मतलब जो कैश के बराबर पैसा है, वो पैसा जो हम मानेंगे कैश के इक्विवेलेंसी में है, समानांतर है, which can be treated as cash, जिसको कैश के बराबर ही माना जा सकता है। लेकिन कैश एट बैंक का अगर पॉजिटिव बैलेंस है, फिर तो हम उसको कैश इक्विवेलेंट मानेंगे। ये चीज ना लिख भी लो साथ में कहीं पे नोटबुक पे। इफ कैश एट बैंक हैज अ पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है, इफ कैश एट बैंक हैज पॉजिटिव बैलेंस, मैं यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड पे भी लिख देता हूँ। ये चीज ना गलती हो जाती है, नहीं तो इसमें आंसर आपका ठीक आएगा, लेकिन टीचर फिर भी नंबर काट लेगा, ठीक है। जो कैश एट बैंक होता है, if it has positive balance, ठीक है, that will be shown in cash equivalent, ठीक है। कल फॉर्मूला बताया था ना, कैश इक्विवेलेंट सबसे लास्ट में आते हैं, ठीक है। बट कैश एट बैंक का जब नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा, इट विल बी रेफर्ड एज बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी हमने बैंक के पैसे देने हैं, पर वो शॉर्ट टर्म में देने हैं, ठीक है। इट विल बी रेफर्ड एज बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। एंड बीइंग बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ये हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। बट अब आजकल हो क्या गया है, बैंक ओवरड्राफ्ट और सीसी लिमिट, जिसको कैश क्रेडिट लिमिट कहते हैं, these two have become permanent source of business for the finance of their working capital। लोग लिमिट लेते हैं बिजनेस में, ठीक है। लिमिट लेने का मतलब क्या है कि आपने एक बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट क्रिएट कर ली, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, अकॉर्डिंग टू बिजनेस साइज, ठीक है। आपने एक लाइन ऑफ क्रेडिट क्रिएट कर ली है। वो लाइन ऑफ क्रेडिट आपकी लॉन्ग टर्म है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन द सेंस वो मिली शॉर्ट टर्म के लिए कि आप ऐसा शॉर्ट टर्म में यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो आपको वो कॉन्टिन्यूस नेचर पे मिल गई है। किस नेचर पे मिल गई है? कॉन्टिन्यूस नेचर पे। सो बीइंग गेटिंग अ क्रेडिट इन द कॉन्टिन्यूस नेचर, आपको लगातार एक पैसा मिल रहा है कॉन्टिन्यूटी में। आप उसमें से किसी मंथ, लेट से आपकी लिमिट 50 लाख है, किसी मंथ आप 2 लाख यूज कर रहे हो, किसी मंथ आप 10 लाख यूज कर रहे हो, किसी मंथ आप 15 लाख यूज कर रहे हो, किसी मंथ 20 लाख यूज कर रहे हो। इट गोज लाइक दिस। समझ आई बात? तो इसका मतलब यू आर यूजिंग द बैंक्स मनी फॉर कैरिंग आउट योर ऑपरेशंस, ठीक है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है कैश फ्लो के लिए? हाँ जी दिया बेटा, कल बताया था। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कैश फ्लो के लिए? क्विकली क्विकली, नहीं आता तो नो बोलो, आता है तो आंसर दो। प्रतीक? AS3 और IND AS7। बिल्कुल ठीक। AS3 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। जैसे गुडविल में हमने 26 पढ़ा था, फिक्स एसेट्स का 10 होता है, कुछ आपके सिलेबस को टच करते हैं। हम हर चैप्टर वाइज भी लिख रहे हैं। जब एंटायर सिलेबस जब हम सारे एएस और सारे सेक्शंस, ये चीजें एक जगह इकट्ठे भी लिखेंगे थ्योरी नोट्स में, ताकि पेपर्स में रिवाइज के लिए। AS3 क्या कहता है? कैश फ्लो की एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में बांटना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ठीक है। AS3 पहले कहता था कि आपने कैश एट बैंक को कैश इक्विवेलेंट में ही डालना है। आज लेट से 2011 से पहले की बात, ठीक है। चाहे उसका पॉजिटिव बैलेंस हो, चाहे उसका नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। देन दे केम सम चेंजेस। अब कैश एट बैंक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, हमने बैंक से पैसा लिया है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म का पैसा है कि लॉन्ग टर्म का है? हम यूज तो उसको शॉर्ट टर्म में करते हैं ना, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए। देन इट गॉट स्विच इनटू करंट लायबिलिटी। इसको चेंज कर दिया करंट लायबिलिटी में। इसको करंट लायबिलिटी मान के चलना है। क्या मान के चलना है? करंट लायबिलिटी, ठीक है। फिर प्रॉब्लम आई। वाई? वाई इट बिकम अ प्रॉब्लम? क्योंकि we have a line of credit which is long term. We are using the money, how much amount we are using, that is short term। बात समझो, मैंने 50 लाख की बैंक से ओडी लिमिट ले ली, ओवरड्राफ्ट लिमिट ले ली, ठीक है। I have this OD limit which is 50 लाख। I'm using out of that 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख according to my utility, ठीक है। अब जो मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो मेरा शॉर्ट टर्म हो सकता है, लेकिन बैंक ने तो हर वक्त आपके लिए पैसे कितने अवेलेबल रखे हैं? 50 लाख। और वो ये नहीं कि इस साल रखे, अगले साल रखे। So the line of credit is a long-term thing, and moreover, this has become a normal routine for the business
टू यूज द बैंक ओवरड्राफ्ट मनी सीजन के टाइम पे, साल में 8 महीने, 7 महीने, 6 महीने, ठीक है। सो देयर वाज अ अमेंडमेंट इन 2017, एक 2017 में अमेंडमेंट आई थी, ठीक है। उस अमेंडमेंट में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीआई ने एक नोटिफिकेशन दिया था कि आज के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट को एक परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस माना जाएगा। ये आपको बिजनेस स्टडीज में भी थ्योरी का क्वेश्चन आया तो आपने यही आंसर करना है। इस बैंक ओवरड्राफ्ट का सोर्स ऑफ फाइनेंस? यस, बिकॉज इट इज अ कॉन्टिन्यूस लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। नो डाउट इसका अमाउंट शॉर्ट टर्म में यूज होता है और आप रीपे कर देते हो, बट कई बार लॉन्ग टर्म भी आप चलाते हो इसको। और दूसरी बात, ये हर मंथ यूज करते हो for the 12 months of the year which goes to the next financial year which gets carried forward to the next year. तो बैंक ओवरड्राफ्ट अभी के लिए ट्रीटमेंट क्या है? To keep it simple, it will always be treated as financing activity. क्लियर हो गया? आप बेटा इसको कैश इक्विवेलेंट मान के भी आंसर निकालोगे, आंसर सेम आता है। करंट लायबिलिटी निकाल के आंसर करोगे, आंसर सेम आता है। व्हेन वी आर डन विद द चैप्टर, लास्ट में याद करवाना, मैं आपको चेक करवाऊंगा कि चाहे हम उसको कैश इक्विवेलेंट में डालें, चाहे उसको हम करंट लायबिलिटी में डालें, चाहे उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डालें, कहीं भी इसको ट्रीट कर दे, आंसर हमेशा ही सेम आता है। बट एज पर द अपडेटेड रूल्स अभी हमने इसको क्या मानना है? हमने इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है? एनीवन डाउट? प्रियांशु, शिवांश, कैम मत करो बेटा, ऑन रखो, ठीक है। तो दीज वर द इनफ्लोस, कि पैसे आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे आउटफ्लोस, पैसे जा रहे हैं। पैसे जाने का मतलब क्या है? व्हेन हमारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस के अगेंस्ट हमें पैसा देना पड़ता है। व्हाट आर वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस? देखो बेटा, हमने शेयर्स, लोन्स लिए हैं, लोन्स को वापस भी तो करना पड़ेगा। यहाँ पे वर्ड पेमेंट लिखा है, इसको रीपेमेंट लिखना। आप लोग क्या लिखना? रीपेमेंट। तो रीपेमेंट ऑफ लोन्स, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। आप शेयर्स के पैसे वापस करते हो। दो तरह के शेयर्स होते हैं, ठीक है। हाँ जी प्रियांशु, कौन कौन से तरह के शेयर्स होते हैं? इक्विटी प्रेफरेंस। इनमें से पैसे वापस किसको करने होते हैं, किसको नहीं करने होते हैं? भाई प्रेफरेंस को करने होते हैं क्योंकि वो ओनर्स नहीं होते। वो कौन होते हैं फिर? आपने यहाँ पे वर्ड ठीक यूज किया है, प्रेफरेंस को वापस करने हैं, क्योंकि वो कंट्रोलिंग राइट वाले ऑनर्स नहीं होते। इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जिनके पास कंट्रोलिंग राइट होते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर होती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास डिसीजन मेकिंग और कंट्रोलिंग पावर नहीं होती बिजनेस में, ये बिजनेस के डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी बात, प्रेफरेंस को जब भी शेयर इशू किए जाते हैं, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं, उनकी डेट उनको बताई जाती है कि आपको 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद कब शेयर्स वापस होंगे। इक्विटी को पैसे कंपनी तब वापस देती है जब कंपनी बंद होती है। इक्विटी को पैसे कंपनी तब वापस देती है जब कंपनी क्लोज होती है, कंपनी बंद होती है। बात समझ रहे हो? तो इसलिए इक्विटी की रिडेम्पशन नहीं होगी कभी भी। इक्विटी रिडीम होने का मतलब कंपनी बंद की जा रही है बेटा, जो, ठीक है। अब कंपनी में होता क्या है? एक शेयर कैपिटल है, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल है। लेट से एक पर्सन बिजनेस में से निकल के जाना चाहता है, बिजनेस छोड़ के जाना चाहता है एज अ ऑनर, तो वो अपने शेयर स्टॉक मार्केट में किसी को बेच देगा, दूसरा पर्सन उसको बाय कर लेगा, ठीक है ना। तो कंपनी के पास पैसा रहेगा, ऑनरशिप चेंज होती रहेगी लोगों की आपस में। कंपनी पैसा तब वापस करेगी जब कंपनी बंद होगी। क्लियर होगी बात? एक बार जैसे से बता दो, वो प्रॉपरली सुन रहा है, ठीक है। तो आउटफ्लो में हमेशा रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आएगा। क्या आएगा? रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, डन, ठीक है। केशव, आप, शौर्य, आपको पता लग गया? पुष्कर, Yes, sir. चलो ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, पेमेंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। अब बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है? देखो, sometime it happens in the company. What happens? Let's say as a company I have a extra money, मेरे पास कुछ सरप्लस पैसे हैं। एज अ कंपनी मेरे पास लेट्स से एक 50 लाख का या 2 करोड़ का एक एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा है कंपनी के पास, ठीक है। अब कंपनी ने लेट्स से 5 साल बाद जैसे डेप्रिसिएशन फंड क्रिएट करते हैं या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ही क्रिएट करना है या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट करना है कि मुझे 1 साल बाद या 2 साल बाद ये पैसों का लिक्विडिटी जरूरत है। अभी 2 साल के लिए ये पैसे लिक्विडिटी में उनको जरूरत नहीं है, मुझे शॉर्ट टर्म इन पैसों की जरूरत नहीं है, समथिंग लाइक दैट।
तो उस पैसे को मैं आइडियल बैंक में बढ़ा रहने दूंगा तो मुझे सिर्फ 5-6% इंटरेस्ट मिलेगा. सो व्हाई नॉट टू गेट सम रिटर्न फ्रॉम दैट. बिजनेस रिस्क ले लेता थोड़ा. तो दो ऑप्शंस हैं. एक, या तो किसी और कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स या किसी चीज में इन्वेस्ट करो, ठीक है. लेकिन व्हेन यू गो एंड कैलकुलेट के रिटर्न्स, लेट्स से मेरी कंपनी मेरे शेयर होल्डर्स को टू माई सेल्फ रिटर्न दे रही है 15%, यानी कि अर्निंग्स आ रही है, डिविडेंड आ रहा है 15%. मैं किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, 12% आ रहा है. तो मुझे अपनी कंपनी में पैसा लगाने पे ज्यादा फायदा है कि बाहर वाले लोगों की कंपनी में पैसा लगाने में ज्यादा फायदा? मुस्कान, नथिंग आई गॉट इट. हाँ जी सर। हाँ, किस में ज्यादा फायदा है? हमें अपनी कंपनी में पैसे लगाने चाहिए या किसी और की कंपनी में लगाने चाहिए? सर आपने बात की। क्योंकि रिटर्न ज्यादा है. तो एट दैट टाइम कंपनी के डायरेक्टर्स और कंपनी के मैनेजर्स डिसाइड करते हैं हम एक्स्ट्रा अमाउंट को इन्वेस्ट कर देंगे फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड, दैट मे बी 6 months, 1 year, समटाइम इट मे बी 2 years, 3 years, ठीक है. और उससे हम अपनी कंपनी के कुछ मार्केट में से शेयर्स खरीद लेंगे टेम्परेरी बेसिस पे एज अ ओन इन्वेस्टमेंट, उसको इन्वेस्टमेंट की तरह. तो उससे क्या होगा, कंपनी को उतना डिविडेंड कम देना पड़ेगा. कंपनी को उतना डिविडेंड कम देना पड़ेगा. डिविडेंड कम देना पड़ेगा तो उससे क्या होगा, कंपनी के प्रॉफिट्स बचेंगे. तो अगर कई बार कंपनी अपने शेयर्स खुद के लिए खरीदती है फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड, तो उसको हम कहते हैं परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स. उस केस में कंपनी उसके पैसे देगी. किसको देगी? स्टॉक मार्केट से जिससे खरीदती है. लेट्स से मेरा शेयर दो इन्वेस्टर्स के पास पड़ा है, ठीक है. एक पड़ा है प्रतीक के पास, एक पड़ा है शिवांश के पास, या प्रतीक के पास पड़े हैं शेयर्स कंपनी के. रैंडमली बता रहा हूँ, वैसे रियल लाइफ में पता नहीं लगता कि शेयर्स किसके पास है. अब मैंने मार्केट में गया, प्रतीक सेल कर रहा है, एक नया इन्वेस्टर है, लेट्स से शिवांश इज अ न्यू इन्वेस्टर, वो शिवांश खरीद लेता है शेयर्स. अब वो नया आपस में चेंज करेंगे, कंपनी की तो लाइबिलिटी उतनी रही ना, कंपनी ने तो पैसे देने हैं और यहाँ कंपनी ने उन पैसों के बदले डिविडेंड देना है. बट व्हाट हैपेंस हियर, व्हेन प्रतीक वाज सेलिंग द शेयर्स, इंस्टेड ऑफ शिवांश आई बॉट द शेयर्स. आई मींस कंपनी बॉट द शेयर्स, इट बॉट द शेयर्स. तो इसका मतलब अब नया इन्वेस्टर नहीं बिल्ड हुआ, पुराना इन्वेस्टर एग्जिट हो गया, पुराना इन्वेस्टर बिजनेस में से बाहर चला गया और नया इन्वेस्टर बिजनेस में आया नहीं. तो कंपनी के शेयर होल्डर्स कम हो गए. कंपनी के शेयर होल्डर्स क्या हो गए? कम हो गए. तो इसलिए कंपनी का डिविडेंड सेव हो जाएगा, ठीक है. ये मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया. इट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक. व्हेन यू गो टू कॉलेज देयर इज अ एंटायर चैप्टर ऑन दिस, बाय बैक ऑफ शेयर्स, ठीक है ना. इसके रूल्स, इसके सेक्शंस, इसके प्रोविजंस, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या रूल्स हैं, ठीक है. मैंने एक समरी दी. आपने ये याद रखना है कि इन द केस ऑफ बाय बैक कंपनी अपने पैसे वापस लेती है. कंपनी अपने पैसे वापस देती है और कंपनी को पैसा देना पड़ता है. शेयर्स वापस लेती है और पैसा देना पड़ता है. इन दैट सिनेरियो इट बिकम्स बाय बैक ऑफ शेयर्स, ठीक है. अब बेटा ये जो तीनों चीजें हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, इनके अगेंस्ट आपको देना क्या पड़ेगा, ठीक है. पेमेंट ऑफ डिविडेंड. व्हाट इज नंबर 1? पेमेंट ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड किसको दिया जाता है रवजीत? पता नहीं। पता नहीं. डिबेंचर है। डिबेंचर क्या होते हैं? ईशा, किसको दिया जाता है डिविडेंड? किसको? नहीं, गलत. हाँ जी चेतन, किसको दिया जाता है डिविडेंड? हाँ जी मुस्कान बताओ. ठीक है प्रियांशु, दिया ठीक है. शेयर होल्डर। हाँ, शेयर होल्डर्स को. बेटा हमेशा याद रखो, जो डिविडेंड है वो दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, और डिबेंचर्स को या डेट को हमेशा इंटरेस्ट दिया जाता है, क्योंकि डिबेंचर्स और जो लोन होते हैं वो उधार होता है. मैंने स्टार्टिंग यही बताई थी, ऑनर पैसा, अपना पैसा या उधार का पैसा. बोरोड फंड पे इंटरेस्ट दिया जाता है रवजीत, ईशा. तो बोरोड फंड पे जो पैसा रीपे किया जाएगा उसको हमेशा इंटरेस्ट कहा जाएगा, ठीक है. चाहे वो बैंक लोन हो चाहे डिवेंचर्स हो, जो कंपनी शेयर होल्डर्स को पैसे देगी उसको डिविडेंड कहा जाएगा. सेम गोस
बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है तो आपको पैसे आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप शेयर होल्डर्स को, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आप इंक्रीज कर रहे हो, जैसे पहले 10 लाख लिया हुआ था बैंक से, 20 लाख ले लिया, तो 10 लाख रुपए आ गए आपके पास। अब उस 20 लाख में से अगर आप कुछ 5 लाख वापस कर दोगे तो पैसा चला गया बिजनेस में से, आउटफ्लो हो गया। कैश फ्लो को पता नहीं क्यों टेक्निकल समझते हैं सब लोग। इट्स वेरी सिंपल। जहां स्टक हो जाओ ये सोचो कि क्या पैसा आ रहा है कि जा रहा है, इन स्पेशली इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इफ मनी इज कमिंग इन, अब कभी कहीं स्टक हो जाओ, पैसा आ रहा है तो प्लस होगा, पैसा जा रहा है तो वो माइनस होगा, एज सिंपल एज दैट। हाँ, थोड़ा सा ऑपरेटिंग में फर्क पड़ता है, पर इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में सिंपल एज दैट, ठीक है। एम आई क्लियर विद दिस एनीवन, ठीक है। अब एक दूसरी चीज, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिबेंचर्स। हैव यू नोटेड दिस ऑन योर नोटबुक? चैट बॉक्स में मुझे यस और नो के रिप्लाई बताओ, ये नोट कर लिया है? जितने इसके बाद में ठीक कर ली माइक, कोई बात, ठीक है। नो, यस। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट के बेसिस पे आपके 1-2 नंबर का एमसीक्यू आना ही आना है, मैंने आपको पहले भी बोला है। इन गेट्स कंफ्यूजिंग। मैं आपको शॉर्ट टर्म चीज बता देता हूँ, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल कंपनी के बारे में हमने कल पढ़ा था, जिसको अदर इंटरप्राइजेस कहते हैं, ठीक है। कैश फ्लो राइजिंग फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस। तो देखो, डिविडेंड पे होगा, वो किसके ऊपर पे होगा? शेयर्स के ऊपर। अभी हमने पढ़ा, वो कौन सी एक्टिविटी होगी? फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट पे होगा, वो भी कौन सी एक्टिविटी होगी? फाइनेंसिंग। अभी पढ़ा ना हमने कि हमें लोन्स लिए हैं बैंक से, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। कल हमने पढ़ा था इन्वेस्टिंग, कि हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अगर हमने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, हमने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे, लेट से किसी और कंपनी में 22% रिटर्न मिल रही थी, 22%, और हमारी कंपनी में रिटर्न मिल रही थी 15%, फिर तो हम दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे ना, वहां पे रिटर्न ज्यादा है। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड जो है, ठीक है, वो कब मिलेगा? जब हम किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो कौन सी एक्टिविटी बन जाएगी? इन्वेस्टिंग, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया। आई होप दिस चार्ट का ये पोर्शन क्लियर है सबको। एक नॉर्मल कंपनी बिजनेस और ट्रेडिंग में, इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, एक और इंपॉर्टेंट बात, इफ नथिंग इज गिवन, ठीक है, ऑलवेज कंसिडर नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। दो तरह की कंपनीज क्वेश्चन में आ सकती हैं, आपको ये भी लिखा सकता है कि फाइनेंशियल कंपनी, आपको ये भी लिखा सकता है नॉन फाइनेंशियल कंपनी। आपने कौन सी कंपनी कंसिडर करनी है हमेशा? नॉन फाइनेंशियल। कौन सी कंसिडर करनी है? नॉन फाइनेंशियल, इफ नो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नाउ इट कम्स टू फाइनेंशियल कंपनीज। अब एक बार डिस्कशन करते हैं 5 मिनट के लिए फाइनेंशियल, ठीक है। फाइनेंशियल कंपनी होती कौन सी है, ठीक है। लेट अस डिस्कस कि फाइनेंशियल कंपनी होती कौन सी है, ठीक है। हाँ जी लविश, बताओ कौन सी होती है फाइनेंशियल कंपनी? सर जो मतलब कि फाइनेंस में ज्यादा मतलब कि फाइनेंस में डील करती हो, एग्जाम्पल और कि उसकी कोई किसका ट्रांजेक्शन बताओ। किस जैसे किसी का पैसा कहीं इन्वेस्ट करना हो एग्जाम्पल, और किसी उनको कंपनी का प्रॉफिट। नाम। एग्जांपल सर जैसे म्यूचुअल फंड्स ही ले लो। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स वाले क्या करते हैं? बिल्कुल ठीक दे रहे हो एग्जाम्पल। सर वो टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं और बताते हैं कि इसमें लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है, पर वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ही होते हैं। नहीं चलो, लॉन्ग टर्म में ये तो कहीं होता है, पर कहीं हाँ लिखा नहीं है कि प्रॉफिट होगा। बट वो करते क्या, उनका ऑपरेशन क्या है, उनके काम काम का तरीका क्या है, क्या करते हैं वो? वो मतलब कि हम जैसे मनी इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारी मनी आगे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनके वो देख के कि ये कल को प्रॉफिटेबल बिल्कुल हो ठीक, सकती है कि नहीं हो सकती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेट्स से लविश एक म्यूचुअल फंड कंपनी में फंड मैनेजर है। सब बच्चे आप बैठे हो, लेट्स से 20 ऑफ यूर सिटिंग। अब 20 बच्चे सब एक पैसा इसकी कंपनी को देते हो फॉर इन्वेस्टमेंट, लेट्स से 1000, 2000, 5000, 10,000 पर मंथ, या एक बार लमसम के लिए देते हो। ये उस पैसे को इकट्ठा करके एक पूल बनाएगा, इकट्ठा पैसा हो जाएगा इसके पास। ऐसे ही सोचो, जब एक पूरी कंट्री में जहाँ 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें 10 करोड़ लोग भी अगर इन्वेस्टमेंट करें, इंडिया में भी सिर्फ 4 से 8% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। लेट्स से 10 करोड़ पीपल इन्वेस्ट, ठीक है, और हर पर्सन 1000 रुपये भी देता है, मैं ज्यादा नहीं कहता, ठीक है। तो 100 करोड़ रुपए इसका मतलब हर मंथ आएगा, अगर हमारी कंपनी का इतना कवरेज हो जाए, ठीक है। वो 100 करोड़ रुपए से वो फिर इन्वेस्टमेंट करेगा,
एज ए इंडिविजुअल हम 1000 रुपए का कितने शेयर खरीद लेंगे, शायद कोई एक कंपनी का या 2 कंपनी का, और वो कंपनी चलेगी या डूबेगी हमें नहीं पता। हम इतनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी हर कोई नहीं रख सकता। हमारे अपने बिजनेस है, हमारी अपनी लाइफ है, हमारी अपनी रूटीन है। अच्छा, आपके पास प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी हो भी, तो बेसिकली इन शॉर्ट म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस क्या है? म्यूचुअल फंड डील्स इन टेकिंग द मनी फ्रॉम द पीपल, इन्वेस्टिंग इन द मार्केट्स, considering risk and return, then paying back that return to the investors after getting this certain amount of share of commission and profits. ठीक है, वो कुछ पैसा, जैसे वो 100 करोड़ लगाया, उसके ऊपर रिटर्न 20 करोड़ आ गई, तो लोगों को ही वो 20 करोड़ प्रॉफिट बटेगा, उसमें से कुछ वो अपने एक्सपेंसेस और कमीशन काटे। ठीक है, इस तरह बैंक बैंक क्या काम करता है? आप लोग ही बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हो, आप लोगों का पैसा ही होता है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में, ठीक है, एफडी अकाउंट में, उसी पैसे को आगे लोगों को लोन पे दे देता है। तो लोगों से जो लोन लेता है उस पर इंटरेस्ट ज्यादा, हमने मनी बैंकिंग में पढ़ा है। ठीक है, इसका मतलब बैंक्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ईटीएफ्स, आजकल वॉलेट वाले एप्स वाले आ गए हैं। क्यों वॉलेट मनी चलती है? आप वॉलेट में पैसे रखते हो, दे यूज दैट पैसा टू गिव द लोन्स। उनके पास डाटाबेस इतना है, गूगल पे क्यों चलता है इतना? ठीक है ना, सो दे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूल द मनी। एक तो पूलिंग, दूसरा वो जो कंज्यूमर का डाटाबेस है कि पेमेंट मेथड ये यूज करेगा, उसके थ्रू वो उनको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज करते हैं, सेलिंग करते हैं। तो इन शॉर्ट वो कोई गुड्स नहीं बेच रहे, वो कुछ सर्विसेज नहीं बेच रहे, वो क्या कर रहे हैं? पैसे का लेन देन कर रहे हैं। दे आर ट्रांजैक्टिंग इन द मनी विद यू पीपल, विद द पब्लिक। पब्लिक से ही लेके पब्लिक को ही दिया जा रहा है, एक सर्कुलेशन की जा रही है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में रहकर। उनको फाइनेंशियल कंपनीज कहते हैं। एम आई क्लियर? ठीक है, तो जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, ठीक है ना, वो फाइनेंशियल कंपनीज के लिए पैसा लेना पैसा देना रूटीन मैटर है, वो ऑपरेटिंग बन गया। तो इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड, ये देखना बात बेटा, इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड, ठीक है, और डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब कुछ उनके लिए क्या बना? इट बिकम्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये फर्क आ गया कि ट्रीटमेंट में देखो, क्योंकि बैंक के लिए आपसे पैसा लिया, तो बैंक के लिए वो ऑपरेशंस, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया सेविंग अकाउंट के लिए, उनका रूटीन आइटम है, वो ऑपरेशन हो गया। ठीक है ना, म्यूचुअल फंड वालों ने डिविडेंड दिया, जो वो 20 करोड़ रुपया प्रॉफिट आया उसको डिविडेंड की फॉर्म में दिया जाएगा, तो वो क्या बन गया आपके लिए? ठीक है, डिविडेंड बन गया। ठीक है, एक चीज याद रखना, ये बच्चे गलती कर जाते हैं, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल हो, दोनों केसेस में हमेशा फाइनेंसिंग रहेगी। याद कर लो, डिविडेंड पेड हमेशा फाइनेंसिंग रहेगा। व्हाई? लिसन केयरफुली, वो हमेशा फाइनेंसिंग इसलिए रहता है, ठीक है, वो हमेशा इसलिए रहता है, रीजन फॉर दैट, डिविडेंड पे किया जाता है एक शेयर होल्डर को। अब एक बैंक भी है या म्यूचुअल फंड कंपनी भी, इंडिया में अभी इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है कि म्यूचुअल फंड्स की कंपनीज के शेयर्स आए, पर बैंक्स के शेयर्स आ चुके हैं। आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर मिल जाएगा, आपको पीएनबी का शेयर मिल जाएगा, एचडीएफसी का शेयर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इंडिया में सबसे महंगा शेयर कौन सा है? हमने आगे भी डिस्कस किया था, विच इज द कॉस्टलीस्ट शेयर इन इंडिया? एमआरएफ। एमआरएफ, बिल्कुल ठीक, लाख रुपए का शेयर है। अब देखो, हम लोग लाख रुपए का शेयर तो खरीद नहीं सकते, ठीक है, तो कंसिडरिंग दैट, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने स्टॉक्स को बेचते हैं एक वैल्यू पे, उसको सस्ते करके बेचे। अब जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक का शेयर आज कितने का है? 400-500 रुपए का, अब 200-300 रुपए का हुआ पड़ा है। इस जमाने में 4-5 हजार का भी होता। एचडीएफसी का शेयर 1600 रुपए का है, किसी बैंक का शेयर 100 रुपए का है, किसी बैंक का शेयर 500 रुपए का है, हर एक की अपनी अपनी वैल्यूएशन है। तो वो शेयर होने का, शेयर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या है? वो शेयर इशूड है। आपको सिंपल ये चेक करना है कौन सी कंपनी पब्लिक है कौन सी नहीं है। क्या करो, स्टॉक मार्केट में चेक करो, उसका शेयर प्राइस आ रहा है, जिस कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है इसका मतलब वो पब्लिक है, इसका मतलब उसने लोगों से पैसा उठाया, उसका आईपीओ निकला हुआ है, उसने लोगों से पैसा लिया हुआ है। ठीक है, सो एक आईपीओ में के बाद जो कंपनी पैसा ले लेती है, कंपनी को उस पैसे के बदले देना क्या है लोगों को? दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। चाहे वो हर साल दें, चाहे 2 सालों बाद दें, चाहे 3 सालों बाद दें, कंपनी जिस साल प्रॉफिट कमाएगी उस साल देगी, या कंपनी रिजर्व रखने के बाद देगी। ठीक है ना, कंपनी का मर्जी है ना। तो लेकिन जो शेयर होल्डर्स को पैसा आज मिले या फ्यूचर में जाके मिले, ठीक है, जो पैसा मिलेगा हमेशा डिविडेंड है।
तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कोई भी XYZ बैंक, आई एम नॉट नेमिंग एनी बैंक, अगर वो डिविडेंड देते हैं तो वो उन्होंने क्योंकि लोगों से पैसा लिया शेयर होल्डर से, इसलिए देना पड़ा एज द नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। तो डिविडेंड पेड इज ऑलवेज ट्रीटेड एज फाइनेंसिंग। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड करो। ठीक है, विद दिस बेटा हमारी बेसिक थ्योरी खत्म है। ठीक है, बेसिक थ्योरी। ठीक है, अब प्रैक्टिकल्स पे आएंगे। देखो बेटा 3 एक्टिविटीज होती हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। पहले मैंने इन्वेस्टिंग करवानी है। रीजन फॉर दैट इज ऑपरेटिंग इज अ लेंथी वन एंड ऑपरेटिंग इंक्लूड्स सम ऑफ द आइटम्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। उसके अंदर कुछ आइटम्स आती हैं इन्वेस्टिंग से, फाइनेंसिंग से जुड़ी हुई। तो अगर हमें इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग समझ आ जाता है तो ऑपरेटिंग का 50% टाइम सेव होता है। इफ आई गो नाउ स्टार्टिंग इन द ऑर्डर कि पहले ऑपरेटिंग बताया जाए, फिर ऑर्डर एंड का सबसे पहले ऑपरेटिंग आती है, फिर इन्वेस्टिंग आती है, फिर फाइनेंसिंग। अगर हम ऑर्डर में जाएंगे तो आपको ऑपरेटिंग समझाते वक्त मुझे बीच में इन्वेस्टिंग भी समझाना पड़ेगा, बीच में फाइनेंसिंग भी समझाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो कंसिडरिंग दैट मुझे तीनों समझाने पड़ेंगे, तो उससे क्या होगा, टाइम डबल लगेगा। तो अभी हम पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे। कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, 1 मिनट। यहां तक किसी को डाउट है बताओ, शुरू करें। ठीक है, देखो बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेम वही चीज जो हमने चार्ट लिखा था ना, अगर हम ध्यान से देखें हमने इन्वेस्टिंग के चार्ट में क्या लिखा था, इनफ्लोस, कि पैसा आ कहां से रहा है और पैसा जा कहां पे रहा है, फ्रॉम वेयर द मनी इज कमिंग इन एंड फ्रॉम वेयर द मनी इज गोइंग आउट। तो उसी को लिखने को देखो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स, सेल ऑफ दिस। ठीक है, तो जब पैसे आएंगे वो प्लस होगा, जब पैसे जाएंगे उसको जब पैसे आ रहे हैं, सेल हो रही है, उसको फ्लो कहा जाएगा, जब पैसे जा रहे हैं उसको यूज कहा जाएगा। तो इनफ्लोज वाली चीजों को हमने पहले लिख लिया, आउटफ्लोज वाली को बाद में लिख लिया। एंड मार्क वन मोर थिंग, जो ये आउटफ्लोज वाली चीजें हैं, कौन सी वाली? आउटफ्लोज वाली, इनको हमेशा नेगेटिव वैल्यू यानी कि ब्रैकेट में शो करना। ठीक है, प्लस माइनस का साइन नहीं डालना। कैश फ्लो में आपने जिस चीज को नॉर्मली रिटर्न ऑन किया, फॉर एग्जांपल आपके पास डिविडेंड रिसीव हुआ तो 20,000 लिखा। ठीक है, यू हैव रिटर्न 20,000, तो वो 20,000 आपका यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर आपने लेट से कोई लोन की रीपेमेंट की है या कोई वट एवर, आपने कोई एक फिक्स एसेट परचेज किया नया, ठीक है, उस फिक्स एसेट को जो परचेज करने की कॉस्ट है वो आपने पैसा आउटफ्लो किया ना, ठीक है ना, परचेज ऑफ लेट से बिल्डिंग की है 1,50,000, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग की है तो 1,50,000। ठीक है, वो आपका आउटफ्लो बनेगा। क्या बनेगा? आपका आउटफ्लो बनेगा। और जो क्योंकि आउटफ्लो बन रहा है तो उसको हमने ब्रैकेट डालना है। ब्रैकेट डालने का मतलब क्या है? नेगेटिव वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो आपने प्लस माइनस के साइन नहीं डालने, पॉजिटिव वैल्यू को प्लस, नेगेटिव वैल्यू को माइनस। ठीक है, हाँ, अब इसका लास्ट में जब नेट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, अगर हम टोटल करेंगे तो 20,000 प्लस में है और माइनस में 150 है, तो नेट वैल्यू क्या आ जाएगी? 130। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इसका मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नेट आंसर आ रहा है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अगर प्लस में आंसर आएगा उसको हमेशा इन ऑल दी एक्टिविटीज, चाहे वो इन्वेस्टिंग है, चाहे वो फाइनेंसिंग है, चाहे वो ऑपरेटिंग है, इन ऑल दी एक्टिविटीज हमेशा यूज वाली वैल्यू माइनस, प्लस वाली वैल्यू फ्लो। ठीक है, पॉजिटिव मीन्स फ्लो, पैसा आ रहा है, इनफ्लो, नेगेटिव मीन्स आउटफ्लो। ठीक है, कैश फ्लो, ठीक है, इफ ए इज मोर देन बी दैट मीन्स कैश फ्लो है, अगर मतलब कि पैसे इनफ्लो ज्यादा हो रहे हैं। इफ बी इज मोर देन ए तो इसका मतलब कैश यूज है, यही लिखा हुआ सी पार्ट। ठीक है, देन क्लियर है बेटा? ठीक है, अब आज आप लोगों ने क्या काम करना है, एक मिनट, एक तो लीव नहीं करना सबने, क्योंकि मुझे एक क्लास थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा क्लास रखनी है, इसकी डिटेल लंबी, उसके भी डिस्कस करना है। ठीक है ना, अभी नहीं रखनी, कुछ दिन बाद। आप लोगों ने एक तो थ्योरी नोट कर लेनी सबने टिल, मैं बताता हूँ क्या, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, क्योंकि अभी कोई समझने शुरू किए, ये अकाउंट्स भी ड्रॉ कर लेने हैं, ये मैं कल समझाने वाला हूँ। ठीक है, हाँ, ये बेटा अकाउंट्स बनते हैं, मैं व्हाइट बोर्ड पे एक दिन बताता हूँ आपको। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ना एक पार्ट आता है, आप फिक्स एसेट्स को खरीदते हो बेचते हो। दोज हु हैव डन द डेप्रिसिएशन चैप्टर इन द +1, उनको ये बहुत इजी लगेगा, उसी की रिवीजन होगी। ठीक है, तो बिकॉज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डील्स विद
फिक्स एसेट्स किसके साथ डील करती है? फिक्स एसेट्स, और वी शुड से इट एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ऐसे ही है ना, ये बात की ना हमने, ठीक है। तो हमें इनके अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो इसके अंदर दो केसेस आते हैं, ठीक है, नंबर 1, ठीक है, एंड नंबर 2। व्हाट इज द नंबर 1 केस? विदाउट प्रोविजन। अगर आपको याद हो तो हम प्रोविजन अकाउंट बनाते थे +1 में, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एक है विद प्रोविजन, ठीक है। विदाउट प्रोविजन में सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, एसेट अकाउंट, ठीक है। और विद प्रोविजन में एक बनेगा एसेट अकाउंट, एक बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। लगी बात समझ? ठीक है। और नोट कैलकुलेशन ऑफ, ये नोट कर लो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट will also be done in working note। जैसे हम +1 में करते थे, किसी एसेट को बेचते थे, उसका प्रॉफिट लॉस निकालते थे, वो अभी भी निकाल लेंगे। तो पहले तो ये चीज की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। यू शुड हैव क्लैरिटी फॉर दिस थिंग कि हमने एसेट्स के अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। नाउ द फॉर्मेट विच यू आर गिवन इन द नोट्स, ठीक है, जो आपको नोट्स में फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है, फाइनेंसिंग के नीचे, ठीक है। इफ यू ओपन दैट, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखो, इफ यू ओपन दैट, ये देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दिस इज द हेडिंग, इसी टॉपिक का है। व्हेन फिक्स्ड एसेट शोन एट रिटन डाउन वैल्यू, ठीक है। ये कौन सा केस हुआ? नो प्रोविजन वाला। ये कौन सा केस हुआ? इसके साथ लिख लो, नो प्रोविजन। दिस इज द केस ऑफ नो प्रोविजन। बेटा जो नोट्स में मैं यहाँ लिखवाता हूँ, वो आपने अपने नोट्स के साथ साथ ऐड करना है, सर्कल्स और हाईलाइट्स लगा के, ठीक है। तो इसमें सिर्फ फिक्स एसेट अकाउंट बनेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। वो कैसे बनता है, उसमें क्या वैल्यूज आती हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा केस, when fixed assets are shown at original value, this is very important, the word is original cost, ठीक है, and provision for depreciation is maintained, तो इसको क्या कहेंगे हम? with provision, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? with provision, ठीक है। तो मैंने आपको अभी जो चार्ट बनवाया, अब इसके अंदर देखो, एक तो फिक्स एसेट का अकाउंट बनेगा, ठीक है, ठीक है। फिक्स एसेट का अकाउंट यहाँ भी बना था, पर दोनों अकाउंट्स में फर्क होता है। वो फर्क क्या है हम बताएंगे, ठीक है। दूसरा, सेकंड थिंग, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसको क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात? ठीक है, हमें क्लियर बेटा है, ठीक है। तो ये वो जो आपको मैंने अभी जो चीज नोट करवाई है, वो आपने इसके साथ नोट करनी है विद द अकाउंट्स, ठीक है। ये देखो, जब विदाउट प्रोविजन है, दैट इज द फर्स्ट केस, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट केस। जो विद प्रोविजन है, दैट इज द सेकंड केस। क्लियर है बेटा सबको? कोई कंफ्यूजन? बेटा जॉन से